19 जनवरी 2025 दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि पंचमी और षष्ठी दोनों है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के महान वीर सपूत महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 को। और आज महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर उन्हें नमन। ये वो सूरवीर थे दोस्तों जो अपनी 208 किलो की तलवार से लड़ते थे। इनकी महानता को देखकर महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर दुश्मन अकबर भी रो पड़ा था। भारत के ऐसे महान वीर को नमन। और महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर अब हर साल चेतक मेला भी लगेगा उदयपुर हल्दी घाटी में। और वहीं दोस्तों आज हमारे देश में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है हर साल 19 जनवरी को। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो जवान हैं, देश में आपदा या संकट के समय लोगों को रेस्क्यू करते हैं। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस साल 2025 का पहला मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। वैसे तो ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, लेकिन क्योंकि इस महीने लास्ट संडे को गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी है ना, तो इसी वजह से आज ही ये मन की बात का कार्यक्रम होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष भी आज 20 जनवरी को बिहार पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, ईपीएफओ से जुड़ी सभी पीएफ सदस्यों के लिए कंपनी के दखल के बिना भी संभव हो पाएगा अब ये काम। और इसके तहत दोस्तों एक तो ईपीएफओ से पैसा निकालना भी आसान होगा। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से अपने पीएफ खाताधारकों को सदस्यों को बड़ी राहत दी गई है। पहला तो ये कि अब खुद ही आप अपनी पर्सनल जानकारी में सुधार कर पाएंगे, यानी कि अपडेट कर पाएंगे। लगभग 7.5 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारक सदस्य अब नियोक्ता के बिना भी, मतलब आप अपनी कंपनी के बिना किसी सत्यापन के भी अपने नाम और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन बदल पाएंगे। ईपीएफओ के पोर्टल पर ही ये सुविधा शुरू कर दी गई है। आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर पाएंगे और इसके लिए एम्प्लॉयर की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं, नौकरी बदलते हैं, तो उसके लिए भी ईपीएफओ की तरफ से नियमों को आसान कर दिया गया है। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ खाता ट्रांसफर नियमों को सरल बनाया है, जिससे कि नौकरी बदलने पर अब आपका पीएफ खाता आसानी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो पाएगा। और इसके अलावा यूएएन और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। आप कुछ सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करके ईपीएफओ पोर्टल पर अपने यूएएन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब 2 कामों के लिए कंपनियों की जरूरत को खत्म कर दिया है। ईपीएफओ की साइट पर जाकर आप खुद ही ये काम कर पाएंगे। पहला तो मैंने आपको बताया, नाम डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा जिन सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट के आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी हो चुकी है, तो आप खुद ही ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए ईपीएफ ट्रांसफर का क्लेम फाइल भी कर सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला, फर्जीवाड़े पर अब लगेगी लगाम। इन नंबरों से ही आएंगे आपको बैंकों के कॉल। कंपनियों के लिए भी सख्त नियम बना दिए हैं। सरकार और आरबीआई ने मिलकर बैंक खाताधारकों के लिए नया अपडेट जारी किया है। आए दिन जो लोगों के साथ साइबर क्राइम होती है, डिजिटल धोखाधड़ी होती है, तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए 2 पहल की गई है। एक तो अब लेन-देन के लिए 1600 सीरीज वाले नंबर से ही आपको बैंक की कॉल आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक परिपत्र में कहा कि अपराधी ग्राहक के मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अब 2 नंबरों की सीरीज से ही आपको बैंक कंपनियों के कॉल से एसएमएस आएंगे 140 या 1600। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता चल पाएगा कि कौन सा बैंक का ऑफिशियल मैसेज है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मैसेज है, या कोई सा प्रमोशन कॉल है या फर्जी कंपनियों के कॉल है। अगर फ्रॉड नंबर से आपको कोई एसएमएस या कॉल आया तो फट से आपको पता चल पाएगा। रिजर्व बैंक की तरफ से सभी कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि केवल इसी नंबर से ही ग्राहकों को कॉल करें। वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की ये नई कोशिश है। देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को भी आरबीआई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। और ये जो नए नियम है दोस्तों, इसी साल 31 मार्च 2025 से पहले लागू करने होंगे सभी बैंकों को। ठीक है। और वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों से नए और सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के जमा खातों और बैंक लॉकर में नामांकन को भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 65 लाख से भी ज्यादा स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी। हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंपे हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने देश के 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व कार्ड बांटे, यानी कि उनकी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के कागजात सौंपे। पीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये योजना ही ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति का रास्ता खोलेगी, क्योंकि लोगों को उनकी जमीनों का स्वामित्व मिलने के बाद लोग बाग इस पर लोन वगैरह भी ले पाएंगे और गाँव में जो जमीन भूमि से जुड़े विवाद है वो भी खत्म हो पाएंगे, है ना। कुछ अलग अलग राज्यों के भी आंकड़े देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 15,63,000 लोगों को मिला स्वामित्व कार्ड। पीएम मोदी ने एमपी सीहोर के लाभार्थी से बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि संजय सरोवर बांध में बनेगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। यूपी में भी तकरीबन 45 लाख लोगों को अब तक सीएम योगी ने घरौनी बांटी और कहा कि पहले दबंग जमीन पर कब्जा करते थे, अब प्रॉपर्टी विवादों में कमी आएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सेबी का एक बड़ा एक्शन। शेयरों में खेल करने वाली
7 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। 8 महीनों में ही इन कंपनियों की पूंजी 40 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के चलते हेराफेरी के चलते सेबी की तरफ से इन 7 कंपनियों पर शेयर बाजार से प्रतिबंध लगा दिया। इन कंपनियों के नाम भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने देश के 67 संगठनों को FCRA की भी मंजूरी दे दी है। FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से 67 संस्थाओं को मंजूरी दी गई। चलिए ऑटो एक्सपो से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। भारत की पहली सोलर पावर्ड कार ईवा 3.25 लाख रुपए में लॉन्च हुई। इसके अलावा कुछ फ्लाइंग कारें भी पेश की कंपनियों ने। विनफास्ट की 2 इलेक्ट्रिक SUV के साथ भारत में एंट्री हुई। महाराष्ट्र पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वाईवे मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो में ये भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली कार ईवा लॉन्च की है। ये एक छोटी कार है, इसमें 2 व्यक्ति और एक बच्चा बैठ सकता है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसके अलावा विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक SUV भी रिवील हुई, जो कि फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसी साल सितंबर में ये लॉन्च हो सकती है। और वहीं दोस्तों वोल्वो कंपनी ने एक नई बस भी लॉन्च की 9600। इस बस का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया। ये अगस्त 2025 तक लॉन्च हो सकती है। और किया कंपनी ने भी एक नई EV रिवील की EV6, जिसमें आपको 650 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कंपनी का दावा है कि मात्र 18 मिनट में ये कार 80% तक चार्ज हो जाएगी। मार्च में इस कार की लॉन्चिंग की संभावना है। और किया कार्निवल का हाई लिमोसिन एडिशन भी लॉन्च हुआ। 2 व्हीलर में होंडा एक्टिवा E और होंडा QC1 भी लॉन्च हुआ। इनकी कीमत 90,000 से शुरू है, जो कि फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर तक की रेंज देगी। ओला S1 से इनका मुकाबला होगा। कुल मिलाकर भारत मोबिलिटी एक्सपो में 34 कंपनियां शामिल हुई। मारुति सुजुकी ने भी अपनी पहली EV रिवील की थी, मैंने आपको कल ही बताया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध लग चुका है। फ्लाइट्स के लिए भी कुछ नए नियम तय किए गए। दरअसल आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा इंतजाम के तहत ये कई नए नियम लागू किए हैं। जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, ड्रोन वगैरह सभी हवा में उड़ने वाली चीजों पर 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। लगभग 15 दिनों तक हवाई कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। जरा से आपने गलती की तो आपकी जेब ढीली हो सकती है या फिर जेल भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास भी फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रदूषण कम हो रहा है दिल्ली में। इतने दिन तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर क्लासेज चल रही थी, तो अब दिल्ली के सभी स्कूल चाहे तो ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर पाएंगे कल सोमवार से। चलिए अगली खबर देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पहले पति गुलाम ने अब भारत सरकार से गुहार लगाई मदद की, बच्चों की कस्टडी भी मांगी है। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा। परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे काउंसलिंग सेंटर। अगले 1 सप्ताह में ये सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं और इन सेंटर पर जाकर विद्यार्थी अपने बोर्ड एग्जाम से जुड़ी किसी भी समस्या या शंका का समाधान पा सकेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, घरेलू मोबिलिटी का आकार साल 2030 तक भारत में $600 अरब का हो जाएगा। गूगल और BCG की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। और वहीं महंगाई पर एक खबर आ रही। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा कि खाद्य महंगाई पर नजर रखने की जरूरत है। बेहतर कृषि संभावनाओं से समर्थित ग्रामीण मांग में लगातार तेजी जारी है। RBI ने एक बुलेटिन जारी करते हुए सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने भी फैसला लिया। चावल की कीमत में 550 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है, जिससे कि FCI राइस की बिक्री बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा उपायों को भी समर्थन मिलेगा। और एक राहत भरी खबर आ रही महंगाई पर। आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें बीते 1 महीने में 31% तक घटी है। और अभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी रेपो रेट घटाने पर विचार कर सकता है। अगले महीने बजट के दौरान हो सकता है ये ऐलान हो, तो इससे भी लोगों को महंगे लोन से राहत मिलेगी, है ना। वैसे अभी डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपये में कमजोरी आ रही है, इस वजह से भी खबर है कि देश के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी। भारत की GDP पर भी दबाव बढ़ेगा। सोना आयात भी महंगा होने का दावा किया जा रहा है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और दोस्तों अगले महीने फरवरी में जो बजट आने वाला है, उससे भी उम्मीदें हैं कि मानक कटौती की सीमा को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की संभावना है। नई कर प्रणाली यानी कि नया इनकम टैक्स रिजीम भी ला सकती है सरकार। चलिए अगली खबर आ रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर चर्चा की और कहा कि चाइना में बीजिंग की बढ़ती ताकतों के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। और वैसे अभी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 3 दिवसीय दौरे पर ब्रुसेल्स जा रहे हैं। इस दौरान वे यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयोग के आयुक्त बारोस के साथ उच्च स्तरीय वार्तालाप करेंगे, जिससे कि भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने पर भी बातचीत होगी। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान राज्यपाल भल्ला ने अमित शाह को मणिपुर की मौजूदा स्थितियों से भी अवगत कराया। वहीं खबर है भारत बांग्लादेश सीमा पर भिड़े दोनों देशों के किसान तो BSF और BGB जवानों ने तनाव को शांत कराया, समझा बुझाकर। वहीं खबर देखिए। रोजगार में कमी, अस्थिर सीमाएं समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान देना होगा। विकसित भारत पर बोले सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का कहना है कि आज अर्थव्यवस्था को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया को विभिन्न ब्लॉकों में विभाजित किया जाना और अगर भारत को भी हमें साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें भारत की कई कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देना होगा, जैसे रोजगार की कमी, महिला सुरक्षा, गरीबी, अमेरिका अंतर मिटाना समेत कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। और खबर है इंडिया US रिलेशन पर भी अपडेट देखिए। भारत और अमेरिका एक दूसरे को साइबर खतरों की खुफिया जानकारी साझा करेंगे। भारत और अमेरिका दोनों देशों की सरकारों के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
और दोस्तों हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी, विकास लिक्विड इंजन को फिर से चालू करने में इसरो को सफलता मिली है। वही देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी हुई। पुलिस ने इन आतंकियों के इनाम की भी घोषणा की है। ये चारों तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर इनमें से कोई आपको कहीं पाया जाता है तो तुरंत आप जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित करें। ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं नीचे, इन पर आप संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इनाम की घोषणा की है। जो जानकारी देगा उनको इनाम मिलेगा और नाम भी उनका गुप्त रखा जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, टेक्सास में भारतीय बिजनेस लीडरों से मिले एलन मस्क ने भारत अमेरिकी संबंध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। ये मुलाकात टेक्सास में चल रहे इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन के दौरान हुई, जिसमें भारत की ओर से कई कंपनियों के मालिक और सीईओ ने न केवल एलन मस्क से मुलाकात की बल्कि भारत में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। और एक बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आजकल रहस्यमय बीमारी फैल रही है उससे अब पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी टीम के गठन का आदेश दिया है। आजकल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है, जिसमें अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है पिछले 45 दिनों में। तो अब इस बीमारी की फोरेंसिक जांच के लिए सरकार की तरफ से टीम का भी गठन किया है और आज 19 जनवरी को ये केंद्रीय टीम जम्मू का दौरा करेगी, है ना। एक ही परिवार में 5 बच्चों की भी मौत हो गई इस बीमारी की वजह से। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में जॉब को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही। भारत की 5 IT कंपनियों ने 3 महीनों में ही 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया। सबसे ज्यादा TCS और टेक महिंद्रा कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। वहीं भारत में इंटरनेट यूजर्स को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है। देश में 98% लोग लोकल भाषा में इंटरनेट यूज करते हैं। हर रोज औसतन प्रति व्यक्ति 94 मिनट ऑनलाइन इंटरनेट पर बिताते हैं और इस साल 2025 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 90 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में घने कोहरे की संभावना है। अभी भी देश के 7 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी में 46 ट्रेनें लेट रही। राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 1 डिग्री तक चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल फिर से बंद हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में बीते दिन भी ज्यादातर जिलों में कोल्ड डे रहा। शिवपुरी सबसे ठंडा इलाका रहा, 19 डिग्री तक रहा दिन का तापमान। 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान में भी कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं हो गई। बसें भीड़ी, ट्रोले में घुसी कार। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश की भी चेतावनी है। इधर उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी। 55 ट्रेनें लेट रही। यूपी के 4 शहरों में 8वीं तक के स्कूल फिर से बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश के आसार है, ओले भी गिरेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक। बर्फ देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ उमड़ी। पैराग्लाइडिंग और स्नो बाइकिंग का आनंद ले रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें। वहीं इधर पंजाब में भी 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 10 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। अगले 48 घंटे मौसम सामान्य रहेगा। बाकी पंजाब में 21 जनवरी को फिर से बारिश की भी संभावना है। वैसे हिमाचल में भी मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी के बाद बर्फबारी और ज्यादा बढ़ेगी। 23 तारीख को हेवी स्नोफॉल होगा। 2 दिन और 4 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 21-22 जनवरी तक का मौसम अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 1221 रूपये बढ़कर 79,239 रूपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी लगभग 550 रूपये महंगी हुई इस सप्ताह और चांदी का रेट अभी 90,820 रूपये प्रति किलो बिक रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट देखते हैं। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के तिमाही नतीजों में प्रॉफिट 10% तक बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी उछाल देखा गया। निवेशकों के लिए खबर है 22 जनवरी से खुलेगा डेटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का IPO। 24 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों भारत के ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 6.5% तक रहेगी, जबकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए ये ग्रोथ रेट का अनुमान सिर्फ 3% ही जताया है और दुनिया भर की विकास दर भी 3.3% तक ही रहेगी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से ये लेटेस्ट ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान जारी किए गए। कुछ अलग अलग कंट्री के डेटा भी आप देख सकते हैं, जिसमें अच्छी बात यह है कि भारत की ही ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा दिखाई गई है। अमेरिका, चीन और दुनिया भर से भी ज्यादा भारत में ग्रोथ देखने को मिलेगी 2025-26 में भी 6.5% तक। अगले 2 सालों तक के लिए 2025-26 और 26-27 तक के लिए IMF ने भारत की विकास दर को 6.5% तक रहने का यह अनुमान बरकरार रखा है। और अभी एक दिन पहले तो आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था भारत के लिए कि अगले 2 वित्त वर्षों में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो ये कहीं न कहीं ये जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि भारत में अच्छे विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 2-3 सालों में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रिलायंस जियो और एयरटेल का वर्चस्व यानी मोनोपोली अब खत्म होगी। सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए का नया प्लान बनाया गया है। एक तो सरकार AGR बकाये पर टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने का मूड बना रही है। इसके अलावा खबर है दोस्तों, आने वाले बजट में भी सरकार कुछ ऐसे ऐलान कर सकती है जिससे कि वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी पिछड़ी हुई टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, फायदा मिलेगा, ताकि मार्केट में किसी एक कंपनी
की मोनोपोली ना रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी बोले कि बिहार की जाति जनगणना फर्जी थी। पटना में उन्होंने कहा कि बिहार पेपर लीक का सेंटर बन गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी संविधान को नकार रहे हैं। ये कुछ आरोप लगाए बिहार पटना कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने। और वहीं भारत चीन बॉर्डर पर भी सेना और सरकार का रुख एक जैसा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बयान में कोई अंतर नहीं है। पहले आर्मी चीफ बोले थे कि एलएसी पर स्थिति संवेदनशील है, तो इसको लेकर ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। और खबर है कि पूजा स्थल कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जबकि कोर्ट की डेडलाइन भी निकल चुकी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर अगली चर्चा अगले महीने 17 फरवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को तगड़ा झटका लगेगा। 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर ये प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रही है सरकार। नियमों का उल्लंघन करने पर फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा, दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। हरियाणा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के लिए ये सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो अब पुलिस को उनके घर से एक चाकू का टुकड़ा भी मिला है। बताया जा रहा कि ये वही चाकू जिससे अभिनेता पर हमला किया गया। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में पकड़ा गया सैफ अली खान पर हमला करने वाला संदिग्ध युवक भी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंची मुंबई पुलिस अब युवक को पकड़ लिया, पूछताछ जारी है। ये वो संदिग्ध शख्स है जिसे आरपीएफ ने हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि इसी ने सैफ अली खान पर हमला किया। पूछताछ अभी जारी है। करीना ने भी पुलिस से कहा कि सैफ महिलाओं और बच्चों को बचाने आए हमलवार ने कई वार किए। ये आरपीएफ के अफसर ने संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की और इस शख्स का नाम आकाश बताया जा रहा है। ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में उतरते हुए भी पाया गया। अब देखते हैं इससे पूछताछ के बाद क्या कुछ नए खुलासे सामने आते मैं आपको बता दूंगा। और वहीं फिलहाल देखिए अगली खबर। 19,000 संदिग्ध बांग्लादेशियों की सूची तैयार हुई। दिल्ली के 15 जिलों में पुलिस ने गहन जांच की और अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब दिल्ली में ये खुलासा हो रहा है दोस्तों की लगभग 19,000 बांग्लादेशी लोग जो है ना पहचान बदलकर दिल्ली में रह रहे हैं। तो अब इन्हीं की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचे सिंगापुर के राष्ट्रपति और यहाँ यूपीआई से पेमेंट कर अपनी पत्नी के लिए साड़ी भी खरीदी। अभी उड़ीसा दौरे पर गए हुए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन और इस दौरान उड़ीसा और सिंगापुर राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हुआ। भुवनेश्वर में फिनटेक हब का शुभारंभ करेगा सिंगापुर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। मोदी सरकार इस राज्य में बनवाएगी 4,68,000 पक्के मकान। अब गरीबों को धूप और बरसात में बाहर नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो देश के हर गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान देने की योजना चलाई जा रही है, इसी योजना के तहत अब कर्नाटक राज्य में केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। कर्नाटक में गरीबों के लिए लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा मकान बनाए जाएंगे, पक्के मकान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये मंजूरी भी दे दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एचएसजीपीसी के चुनाव आज होंगे। 3 वार्ड के 13 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे 29,000 से ज्यादा मतदाता। एचएसजीपीसी का मतलब है दोस्तों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जो ये आज सुबह से शुरू हो जाएंगे। वहीं इधर खबर है दिल्ली में भी चुनाव से पहले केजरीवाल ने दिल्ली के किराएदारों को बड़ी सौगात दी है और बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कि अब दिल्ली में किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी देंगे। और वहीं दिल्ली में पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेताओं के जेल जाने की डॉक्यूमेंट्री की रिलीज स्क्रीनिंग भी रोकी। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल की गाड़ी पर भी पत्थर से हमला हुआ। काले झंडे लिए लोग गाड़ी के पास पहुंचे। बीजेपी ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चलाई। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस का मामला था, तो उसमें आखिरकार कोलकाता केस में संजय रॉय को दोषी करार कर दिया कोर्ट ने, है ना। और सजा का ऐलान कल 20 जनवरी को होगा। हालांकि अभी भी संजय का कहना कि मुझे फंसाया गया, इसमें आईपीएस भी शामिल है। और वो जो लड़की जिसके साथ ये घटना हुई थी उसकी मृतका की मां का भी ये कहना है कि जब तक सभी को सजा नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। चलिए किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। किसानों की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। 20 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान भाई लोग। देश के सभी सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तो ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। अभी हरियाणा की खनौरी में भी किसानों का प्रदर्शन और तेज हुआ। डल्लेवाल के समर्थन में 10 और किसानों ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत करने का न्योता भी दिया है। अगले महीने 14 फरवरी को पंजाब चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। केंद्रीय अधिकारी किसान नेता डल्लेवाल से भी मिले जो अभी अनशन पर बैठे हैं और बोले कि हमें भी चिंता है। तो एक अच्छी खबर तो ये आ रही है कि अभी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना आमरण अनशन भी खत्म कर सकते हैं। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की मुलाकात के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा भी की है। बाकी 26 जनवरी को तो देश भर में ट्रैक्टर परेड होगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के समर्थन में होगी किसान मजदूर महापंचायत। इधर दोस्तों यूपी मथुरा में भी किसानों ने मांग की कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिजली निजीकरण समेत कई मुद्दे उठाए किसानों ने। खैर अब देखना ही होगा कि अगले महीने 14 फरवरी को जो चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी तो उसमें सरकार किसानों के हित में क्या क्या फैसले लेती है, क्योंकि बजट के बाद ये बैठक होगी तो हो सकता है किसानों के लिए बजट में भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जाए। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। अमेरिका और भारत ओपन आरएएन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। अकादमी स्थापना करने पर भी चर्चा कर रहे हैं दोनों देश। भारत और अमेरिका
अमेरिका के बीच AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी सही उपयोग पर बातचीत हुई। और चलिए दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए, जम्मू कश्मीर से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू हुई। इसकी टाइमिंग और किराया वगैरह कितना होगा जानकारी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, यहाँ संगम में डुबकी भी लगाई। वैदिक मंत्रों के बीच इन्होंने स्नान किया, साथ में मंत्री नंदी भी रहे। और खबर है महाकुंभ में 22 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें कई अहम मामलों पर चर्चा होगी। और इस बार तो महाकुंभ में एक नया इतिहास भी रचा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा हेड काउंट भी, मतलब AI कैमरों के जरिए एक एक श्रद्धालु की गिनती की जा रही है। इस तकनीक से 95% तक का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान 45 करोड़ तक है। और खबर है दोस्तों, महाकुंभ में 20 जनवरी को पहुंचेंगे कुमार विश्वास भी। परेड ग्राउंड के गंगा पांडाल को देंगे अपने राम भजनों की प्रस्तुति। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी महाकुंभ की कवरेज करते हुए कहा, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ। विदेशी अखबारों में भी महाकुंभ के चर्चे देखने को मिल रहे हैं। और महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंगों की अनोखी दुनिया, 5.5 करोड़ रुद्राक्ष के शिवलिंग भी बनाए गए हैं। 11,000 त्रिशूल से शिवमय हुआ माहौल। और खबर है महाकुंभ में एक नागा साधु ने यूट्यूबर का सिर भी फोड़ दिया। सुंदरी मोनालिसा ने भी प्रयागराज छोड़ा। 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी। और अभी महाकुंभ में मोरारी बापू की श्री राम कथा का भी प्रारंभ हो चुका है। 18 से 26 जनवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम। और दोस्तों, महाकुंभ में कुल कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए तक का होने का अनुमान जताया जा रहा, मतलब इतना बिजनेस होगा। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे यूपी की GDP में भी 0.3% तक की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस कारोबार से सरकार को टैक्स में भी अच्छी खासी आमदनी होगी, है ना। और एक अच्छी खबर है, कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य स्नान पर किला घाट से संगम तक चलेगी अब नाव। नाविकों के विरोध से मेला प्रशासन बैकफुट पर आया। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु भी आएंगे। तो ये कुछ दोस्तों महाकुंभ का माहौल चल रहा है। मैं आपको घर बैठे ही अपडेट देकर, नहीं भी जा पा रहे कुंभ मेले में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप घर से ही दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गुरु सदगुरु के पैर छूते नजर आई कंगना रनौत। फिल्म इमरजेंसी की सफलता के लिए आशीर्वाद भी लिया। वहीं दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण भी होगा कल 20 जनवरी को। नेशनल गार्ड के जवान कंधे पर लगाएंगे विशेष पट्टियां भी। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार होने जा रहा जब किसी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम खुले में नहीं होगा। 40 साल में पहली बार इंडोर सेरेमनी होगी, क्योंकि अभी अमेरिका में एक बर्फीला तूफान चल रहा, तो इसके चलते ये जगह बदली जाएगी। और शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की। टिकटॉक बैन को लेकर भी चर्चा हुई। अमेरिका में 19 जनवरी से चीनी ऐप पर बैन लगा है। वही खबर है दोस्तों, डॉलर ट्रंप नाम से नई क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की डोनाल्ड ट्रंप ने। ये एक मेमे कॉइन है, खास कॉइन लॉन्च किया उन्होंने। और इसमें लॉन्चिंग के बाद ही अच्छा खासा वॉल्यूम और प्राइस अप भी देखने को मिला। इस बाबत ज्यादा जानकारी आप ट्रंप के ऑफिशियल पोर्टल पर देख लेना। और वैसे कॉइन को लेकर एक खबर ये भी आ रही दोस्तों की क्या रिलायंस जियो ने भी जियो कॉइन लॉन्च कर दिया या जियो कॉइन लॉन्च करने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब जैसे बिटकॉइन वगैरह है ना, वैसे ही कंपनी जियो कॉइन भी ला सकती है। तो दोस्तों, कंपनी ने इस तरह के सभी दावों को गलत बताया है और आप इस तरह के दावों में फंस कर कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, समझ रहे हो। जियो की तरफ से भी ऐसा कोई प्लान नहीं है जियो कॉइन लॉन्च करने का। चलिए खेल समाचार पर खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। समी की वापसी हुई, बुमराह भी खेलेंगे। 4 ऑलराउंडर तय किए गए। रोहित शर्मा बोले कि ऐसे ऑप्शन हमारी टीम के लिए अच्छे हैं। और एक घटना देखिए कर्नाटक के बीदर जिले की, यहाँ एक घर की छत पर गिरा सैटेलाइट पेलोड बैलून। कर्नाटक पुलिस बोली कि कोई घायल नहीं हुआ। ये टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट का रूटीन एक्सपेरिमेंट था। और खबर है मुंबई में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का पहला दिन कुछ यूं रहा। पहली बार ब्रिटिश रॉक बैंड की ओपनिंग सेरेमनी भारत ने की। 40,000 से ज्यादा फैंस पहुंचे, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगे भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 रही। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं एक खबर देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने एक स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो इस सैटेलाइट का अभी सोशल मीडिया पर काफी मीम के जरिए मजाक बनाया जा रहा है। लोग तस्वीर शेयर करके बोल रहे हैं कि ये तो पानी की टंकी है। ये देख सकते हैं आप, ट्विटर वगैरह पर काफी इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली लागू करने की तैयारी कर चुकी है सरकार। अब कल 20 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और इसी महीने यूसीसी कानून लागू करने का आदेश भी जारी होगा। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में नर्सेज एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुनी लोगों की मांगे भी। झारखंड में देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन में आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा। और वहीं खबर है 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर आबकारी नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और बिहार से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की दवाओं में गड़बड़ी पाई गई। बिहार से पीएम और गृह मंत्री तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। देखिए मतलब लोगों को सस्ती दवाओं के नाम पर भी धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ। भ्रष्ट पटवारियों की अब खेड़ नहीं। 370 ऐसे पटवारियों की लिस्ट भी जारी हुई है जो कि भ्रष्टाचार कर रहे, रिश्वत वगैरह ले रहे हैं। उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है दोस्तों, राशन डिपो में फरवरी से मिलेगा सरसों का तेल भी। मुख्यमंत्री के ऑफिस तक भी आदेश की फाइल पहुंच चुकी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान जयपुर में एजुकेशन समिट में AI और तकनीक पर मंथन होगा। 20 से 24 जनवरी तक जयपुर में जुटेंगे दुनिया भर के 500 से ज्यादा स्पीकर्स। वहीं राजस्थान में स्कूलों में अब सूर्य
नमस्कार करवाना भी अनिवार्य होगा। अधिकारियों को महीने में 4 दिन गाँव में रुकने के भी निर्देश दिए। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती मंत्री मदन दिलावर की तरफ से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की फिर से मांग की गई। 51 किलो गंगा जल के साथ हरिद्वार से उज्जैन तक 910 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकला एक युवक अपनी इस अनूठी मांग को लेकर। खबर है, छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की नई पहल देखिए, प्रदेश के 6 नगर निगमों के ठोस अपशिष्ट से बनाई जाएगी बायोगैस। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चांद छाप यूरिया नहीं मिलेगी। कानपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्री बंद हुई। 2000 कर्मचारियों की नौकरी भी छिन गई। फिर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। और वहीं यूपी में देखिए 23 से 27 जनवरी तक चलेगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन होगा। 300 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हिस्सा लेंगे। 2 लाख लोग एकत्र होंगे। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर देखिए, बिहार में 9 मार्च को पटना में होगा बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन। मुंगेर में भाकपा माले के महासचिव की तरफ से घोषणा की गई। और दोस्तों, झारखंड से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि 3 महीने में एटीएम बदलकर 14 लोगों के साथ ठगी की गई। झारखंड के रांची शहर की यह घटना है। 7 एटीएम सबसे खतरनाक है, तो आप सावधान रहें। अब तक 22 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। और झारखंड में JSSC CGL पेपर लीक पर भी CID को कुछ ठोस सबूत मिले हैं। परीक्षा से पहले रात 10:57 पर ही आंसर मिल गए थे। सबूतों की अब फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। वैसे मौसम विभाग का भी कहना कि झारखंड में बर्फीली हवाओं का असर जारी रहेगा। 21 जनवरी के बाद फिर से हाथ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। इधर हरियाणा पटवारी एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। राज्य में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं रेलवे से खबर है दोस्तों, पंजाब से गुजरने वाली 65 ट्रेनें रद्द की गई। 19 ट्रेनों का समय भी बदला गया। हिमाचल के धर्मशाला में 750 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया। 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती होगी बिजली। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। भारतीय सेना ने एक गजब का इनोवेशन किया है। दरअसल भारतीय सेना ने एक ऐसा स्मार्टफोन इजाद किया है जिससे कि जरूरी डॉक्यूमेंट के लीक होने की घटनाओं को रोक लगाई जा सकेगी। ये मोबाइल फोन अभी भारतीय सेना के लगभग 30,000 अधिकारियों को दिया गया। मतलब काफी सेफ मोबाइल फोन होंगे जिससे सेना के जवान अधिकारी बातचीत कर पाएंगे, है ना। और राम मंदिर प्रशासन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 13 करोड़ टूरिस्ट अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मतलब अयोध्या के पर्यटन में ये बम्पर उछाल देखा गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब प्राइवेट अस्पताल में भी मिलेगी निःशुल्क नसबंदी की सुविधा। मध्य प्रदेश भोपाल की 49 स्वास्थ्य संस्थाओं को पंजीकृत किया गया। वैसे MP की महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं को सस्ते में मिलेगा खाना पीना और रहना भी। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार की तरफ से कामकाजी महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है और इस योजना का नाम है वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड के सरकारी टीचरों के लिए नया फरमान जारी हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश के बाद हड़कंप समझ गया है। दरअसल नए आदेश के मुताबिक अब सुगम अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की सेवा को अब दुर्गम नहीं माना जाएगा। देख सकते हैं आप ये ऑर्डर भी। खबर है, SSC CGL का एडिशनल रिजल्ट भी जारी हुआ। और सरकारी नौकरी पर एक अपडेट है। SBI में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब आप 19 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। मतलब लास्ट डेट आज हो रहे हैं, ठीक है। और बिहार में देखिए BPSC अभ्यर्थियों को राहुल गांधी ने भरोसा दिया। वहीं मध्य प्रदेश में निकली शिक्षकों की 10,000 से भी ज्यादा नौकरियां। इसमें 28 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। अंतिम तिथि रहेगी 11 फरवरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओके, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ अपडेट देखिए आप। आखिरकार इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता हो चुका है, जो कि आज रविवार से ही लागू होगा। इजराइल कैबिनेट ने भी हमास से सीज फायर को मंजूरी दी। पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले 1904 फिलिस्तीनियों की भी रिहाई की जाएगी। वहीं खबरें, ईरान के सुप्रीम कोर्ट में देखिए गोलीबारी की घटना हुई जिसमें 2 जजों की जान चली गई। इन जजों को ज्यादा फांसी की सजा सुनाने के चलते हैंगमैन कहा जाता था, तो एक आरोपी ने इन जजों को ही मार दिया। और खबर है, नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा। ब्राजील की तरफ से ऐलान किया गया। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, आज वृष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बनेंगे और कर्क राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आपके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी